अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड में हम कह रहे हैं कि बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास कि हम जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जनरल सोल्यूशन किसको कहते हैं। A solution of differential equation which contains as many arbitrary constants as the order of equation is called general solution of differential equation। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्या होगा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मींस कि उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके हम एक्स और वाई की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो जितने हमारे पास वहाँ पे ऑर्डर होगा उतना ही कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर जो था वो 1 था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका जो कांस्टेंट है वो 1 है। और इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये किसका जनरल सोल्यूशन है, और ये हमारे पास क्या है, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की थी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है dy/dx इज़ इक्वल टू 2x। और इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास इस फॉर्म का होता है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जितने हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर होगा इक्वेशन का, मीन्स कि इसका ऑर्डर 1 था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो है वो कांस्टेंट 1 आ गया। नेक्स्ट है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा कि हम वहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं अगर उनकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है तो हम उन वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट कर देंगे उन कांस्टेंट्स की जगह पे, तो हमारे पास जो सोल्यूशन निकलेगा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। A solution which is obtained from the general solution by giving particular values to the constants is called particular solution। और वहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं कि आपने C1 C2 या अगर A भी लिया जा रहा है तो उनकी जगह पे उन वैल्यूज़ को पुट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रीवियस एग्ज़ाम्पल ही ले रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या है हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी, हम वो वाली वैल्यू सी की जगह पे पुट कर देंगे। ये मैंने प्रीवियस एग्जांपल को ही लिया है और उसी को ही पर्टिकुलर सोल्यूशन वैल्यू की फॉर्म में लिखा है। सेकंड है कि ये हमारे पास क्या है, ये पर्टिकुलर, ये इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं। y is equal to e power x plus 3 e power minus 3x which is the particular solution of this value। किस तरह से है कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, ठीक है। तो उन तीनों वैल्यूज़ को हम जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू बनेगी। और यहाँ पे आप देखें कि ये क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और यहाँ पे क्या है 3, मीन्स के आर्बिट्रेरी जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ है वो 1 और 3 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे C1 और C2 था, तो उनके अकॉर्डिंग ही हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्स्टेंट्स आ गए C1 एंड C2। और प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि जितना ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ये वाली एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आगे हम इनको डिस्कस भी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन की तरह। y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x इज़ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन कब बनेगा, जब हम a और b की जगह पे कोई वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। अगर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम a की जगह पर 3/2 और b की जगह पे 1/2 रखेंगे तो ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आया। नेक्स्ट है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास इसका सिंपल ये है कि हमारे पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली जाएगी। अब nth ऑर्डर भी ली जा सकती है, nth हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम 1 2 3 4 काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स भी आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, 2 भी आ सकते हैं।
तो इसलिए हम इसको जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक nth ऑर्डर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो किस फॉर्म की होती है? इस फॉर्म की होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जहाँ पे हमारे पास क्या है, y ऑफ x नॉट, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो सिंपल अब ये सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हैं, जब आगे आप करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि हम y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू अगर 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, x नॉट यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास y नॉट की वैल्यू होगी। इस तरह से सेकंड क्या है हमारे पास, y डैश ऑफ x नॉट इज़ इक्वल टू y नॉट ऑफ डैश एंड सो ऑन y n माइनस 1 x नॉट इज़ इक्वल टू y नॉट n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्बिट्रेरली कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ हैं, इनको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। कब कहेंगे? जब हमारे पास ये x की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू सेम नहीं है तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ हमें पॉइंट सेम है, मीन्स के y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू y नॉट आ रहा है, y डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू y नॉट डैश आ रहा है, y पार n माइनस 1 0 इज़ इक्वल टू y नॉट n माइनस 1 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। The specified value y of x naught is equal to y and these are called initial conditions। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका एक छोटा सा पॉइंट है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज यूनिक, मीन्स कि हमारे पास जो उसका सोल्यूशन निकलेगा वो हमेशा यूनिक होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है हमारे पास, ये सिर्फ अभी एक ही दिया हुआ है पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही जो है वो वैल्यू दी गई है, कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ से ली, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसकी जनरल फॉर्म बनानी है, तो जनरल फॉर्म में क्या होता है, x y और कांस्टेंट की टर्म्स होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इस डेरिवेटिव को ख़त्म करना है। डेरिवेटिव को किस तरह से ख़त्म करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हमने इसका एंटी डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे हम x ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ गया ना y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 4, मीन्स के यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास और ये हमारे पास y नॉट की वैल्यू है, ठीक है। x नॉट इज़ इक्वल टू 1 है एंड y नॉट इज़ इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया y इज़ इक्वल टू 4 एंड x इज़ इक्वल टू 1। तो इसको पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 4 इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस सी, वेयर c इज़ इक्वल टू 3। तो c हमारे पास 3 निकल आए। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 को हमने नाम दिया हुआ था y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, वहाँ पे c की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आया, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन भी हो गया, हमने जनरल सोल्यूशन भी इसमें डिस्कस कर लिया और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को भी इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, ये मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको सॉल्व करके भी आप इसकी जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं या आप डायरेक्टली भी इसको बता सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली किस तरह से, क्योंकि हमने एग्जांपल में देख लिया था कि इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो यही होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखें, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये π/4 है और इसका भी क्या है, x की वैल्यू π/4 है। अगर ये सेम है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। मैंने अब इस इक्वेशन को, जो हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन था, उसको 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ पे y और y डैश की वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पे
जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं उसको पुट करना है। पुट करने के लिए ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास रिक्वायर हैं। ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है, √2 इज़ इक्वल टू a sin π/4 प्लस b cos π/4। यहाँ से हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब sin π/4 और cos π/4 हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 के। तो यहाँ से मैंने √2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 इज़ इक्वल टू a प्लस b। अब सेकंड आपके पास जो इनिशियल कंडीशन दी गई थी वो थी y डैश ऑफ π/4 इज़ इक्वल टू 1/√2। तो ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 1/√2 इज़ इक्वल टू a cos π/4 माइनस b sin π/4। तो इनकी वैल्यूज़ हमारे पास 1/√2 हैं, तो हमने दोबारा से इसको पुट किया। अब यहाँ पे तीनों में क्या है, √2 डिवीजन में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब एक इक्वेशन ये है, इसको 3 का नाम दे दिया। एक इक्वेशन ये है, इसको 4 का नाम दे दिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है a का रिजल्ट, कि a इज़ इक्वल टू 3/2। अब या तो a आप इक्वेशन 4 में पुट कर दें या इक्वेशन 3 में पुट कर दें। मैंने इसको इक्वेशन 3 में पुट किया, हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस b। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाता है 1/2। तो अब इसका क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये था, तो हम यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आएगा। अब इसी मेथड के थ्रू आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। dy/dx इज़ इक्वल टू माइनस x/y, y ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 4। पहले तो आपने चेक करना है क्या ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है कि ये इसका जनरल सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन आपके पास गिवन है, आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद इस वैल्यू को उसमें यूज़ कर लेना है। सेम प्रोसीजर आपने इस क्वेश्चन के लिए भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने कर ली। तो अब नेक्स्ट है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ही डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑर्डर मीन्स कि यहाँ पे d²y/dx² तक वैल्यूज़ ली जाएंगी। ये इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो कंडीशंस दी जाएंगी। कंडीशंस हमारे पास इस तरह से होंगी कि यहाँ पे क्या था, वैल्यूज़ सेम आती थी x की, लेकिन यहाँ पे अब वैल्यूज़ डिफ़र करेंगी। अगर वैल्यूज़ डिफ़र कर रही हैं तो हम उनको कहेंगे कि ये हमारे पास बाउंड्री है। मीन्स कि हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लिमिटेशन कर दी गई है कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं और उसकी वैल्यू गिवन है। तो ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यू हो जाएगी उसकी। विच इज़ कॉल्ड द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। द स्पेसिफाइड वैल्यूज़ आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। ये जो हमारे पास स्पेसिफाई की गई हैं ये हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशंस है। अब बाउंड्री कंडीशंस में कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, नंबर ऑफ़ वेज जो है वो 4 हैं, ठीक है। y ऑफ a इज़ इक्वल टू y0, y ऑफ b इज़ इक्वल टू y0। इस तरह से भी आपके पास वैल्यू दी जा सकती है, इस तरह से भी आपके पास वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है। ये फॉर्म भी हो सकती है और ये फॉर्म भी हो सकती है। ये इसके 4 पॉसिबल वेज हैं जहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है कि बाउंड्री कंडीशंस दी जा सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने इसको डिस्कस किया कि हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो इस तरह से हैं, और इसकी बाकी की कंडीशन इस तरह से भी आ सकती हैं क्वेश्चन के अंदर के हम बाउंड्री कंडीशन जो है वो y डैश ऑफ a और y डैश ऑफ b की फॉर्म में हैं, या फिर y डैश ऑफ a और से सॉरी ये इसको इस तरह से है,
ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस आ जाएंगी उसकी। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में बहुत 3 फॉर्म्स आ जाती हैं कि या तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस निकलेंगे कि रेपिटेशन होना शुरू हो जाएगी वहाँ पे वैल्यूज़ की, और नेक्स्ट है कि इसमें कोई यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, और हो सकता है कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन ना निकले। यूनिक सॉल्यूशन मींस कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी, या तो C1 ज़ीरो हो सकता है या C2 ज़ीरो हो सकता है। इसमें अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि C1 और C2 दोनों ही ज़ीरो हैं, तो हमारे पास कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास यहाँ से कि वेरीफाई दैट y ऑफ C1 cos x एंड y ऑफ C2 sin x आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस वैल्यू। पहले हमने वेरीफाई करना है कि ये दो जो वैल्यूज़ हैं कि वो इसके सॉल्यूशंस में आते हैं या नहीं आते। देन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन दीज बाउंड्री कंडीशंस। फिर हमने क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और सेटिस्फाई करना है कि ये हमारे पास कंडीशंस वहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। तो फर्स्ट तो हम ये चेक करेंगे क्या जो हमारे पास y ऑफ C1 cos x और y ऑफ C2 sin x दिए गए हैं वो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और सेकंड डेरिवेटिव लिया। सेकंड डेरिवेटिव लेने से क्या आ गया, -C1 cos x, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, C1 cos x, तो मैंने -y लिख दिया। अब ये -y अगर मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जाती हूँ तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन आ गई जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी। इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन है, y इज टू C1 cos x जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकलता है। इसी तरह से हम y ऑफ C2 sin x के लिए भी इसका चेक करेंगे। ठीक है, चेक करना है आपने। नेक्स्ट हम कहेंगे कि y ऑफ अब क्योंकि ये क्या है, दोनों क्या है, इसके सोल्यूशंस निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो जनरल सोल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। अब यहाँ से हम बाउंड्री जो वैल्यूज़ हैं, बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं, उनको पुट करेंगे। पहले हमने ये वाली वैल्यू ली, उसको यहाँ पे यूज़ किया। यूज़ करने से हमारे पास यहाँ पे C1 की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से ही अब हम y इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू 2 लेंगे और उसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे। पुट करने से हमारे पास यहाँ पे C2 की वैल्यू निकल आई। अब C1 और C2 निकल आया। ठीक है, तो अब हम C1 और C2 को जो हमारे पास इक्वेशन ए थी वहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने से हमारे पास उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 3, ये दो वैल्यूज़ हैं आपके पास। ठीक है, मीन्स कि ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। ठीक है, और ये उसका जो है वो जनरल सोल्यूशन दिया गया। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है। y की वैल्यू तो गिवन है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, y का फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। उन दोनों को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन और बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया और उसको हमने इक्वेशन 2 में पुट किया। 2 में पुट करने से हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है 6x² माइनस 12x प्लस 12x प्लस 6x²। यहाँ से आप देखिए ये कैंसिल हो जाते हैं। माइनस प्लस 12x एंड माइनस 12x इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। हमने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट इसका मतलब है कि जो हमारे पास y की वैल्यू थी वो इसका क्या है, सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन निकल है। अब हम इक्वेशन 1 के अंदर उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कंडीशंस हैं वो पुट कर देंगे। इक्वेशंस को पुट करने से हमारे पास यहाँ पे आ जाता है y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। y ऑफ 1 जब 0 पुट करते हैं तो हमारे पास पूरा सोल्यूशन जो है वो 0 हो जाता है। सेकंड है y ऑफ 2 इज़ इक्वल टू
3, तो जब हम पुट करते हैं तो वो इज़ इक्वल टू 3, ये सारा हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है कि y ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3 ही निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे अब कोई कांस्टेंट नहीं मेंशन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है कि उसको हम दूसरी तरह से यूज़ करेंगे। ए बी की वैल्यूज़ तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ए बी गिवन नहीं है, ना ही C1 C2 गिवन है। तो इसका मतलब है कि हमने उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने, क्या हम जब 1 पुट करते हैं तो वो 0 आ रहा है, जब हम 2 पुट करते हैं तो 3 आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शन है वेयर y इज सोल्यूशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल आया।